ओके, आज जो हमारा टॉपिक है एस्प डॉट नेट एपीआई के अंदर, वेब एपीआई के अंदर, वो ये है कि हमारे पास जो एपीआई क्रिएट हो रही होती है उसके अंदर हम अपने डेटाबेस को कनेक्ट कर रहे होंगे। यानी कि आपके पास जो डेटाबेस अवेलेबल है, फॉर सपोज यहाँ पे हमारे पास डेटाबेस अवेलेबल है एसक्यूएल के फॉर्मेट के अंदर, एसक्यूएल जो सर्वर होता है हमारे पास वो अवेलेबल है। अब इस एसक्यूएल सर्वर का डेटा हमें फैच करवाना है थ्रू दी एपीआई, यानी बीच में आपको नजर आ रहा होगा एपीआई के थ्रू आपको डेटा फैच करवाना है और फैच करवाने के बाद उसको स्टोर करवाना है अपनी किसी भी क्लाइंट साइड की एप्लीकेशन की तरफ। अब जो आपकी क्लाइंट साइड की एप्लीकेशन होगी वो हो सकता है आपका एंड्रॉयड है वो, या हो सकता है वो आपकी डॉट नेट की एप्लीकेशन हो, या वो हो सकता है आपका कोई IoT डिवाइसेस हो, कुछ भी हो सकता है। क्लाइंट पे आपका तो कुछ भी हो सकता है। बीच में आपका जो मीडियम यूज़ हो रहा होगा वो होगा एपीआई का मीडियम यूज़, जो कि क्या करेगा, आपके डेटा को फैच करेगा डेटाबेस से और स्टोर करेगा कहाँ पे, क्लाइंट के पास। और सेम क्लाइंट की कोई रिक्वेस्ट होगी तो उसको भी लेके जाएगा, वो भी रिक्वेस्ट पे ले जाएगी एपीआई तक, फिर एपीआई के बाद जाएगी रिक्वेस्ट हमारी डेटाबेस तक। यानी कि डेटाबेस और एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशन हमारे पास जो होगी वो डॉट नेट की एप्लीकेशन होगी, उस डॉट नेट की एप्लीकेशन और हमारे डेटाबेस के दरमियान में एक एपीआई हम क्रिएट करेंगे और एपीआई के थ्रू डेटा को हम गेट करवा रहे होंगे और डेटा को आगे फर्दर पोस्ट और पुट डिलीट वगैरह भी करा रहे होंगे। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले अपना स्टूडियो में ओपन कर लेता हूँ। विजुअल स्टूडियो ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और जो टेम्पलेट आपको यूज करना है वो है ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क का टेम्पलेट। नेक्स्ट करते हैं और यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट का नाम सेट करना है। तो मैं प्रोजेक्ट का नाम दे रहा हूँ API विथ EF, मतलब एंटिटी फ्रेमवर्क, यानी API विद एंटिटी फ्रेमवर्क। अब अच्छा, आपको पता होगा, आप लोगों ने एंटिटी फ्रेमवर्क पढ़ा हुआ है तो उसमें मल्टीपल अप्रोचेस होती हैं, कोड फर्स्ट, डेटा फर्स्ट और मॉडल फर्स्ट अप्रोच। तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे। लेकिन हम यहाँ पे फिलहाल जो है ना वो देखते हैं कौन सा अप्रोच यूज़ करते हैं, फिर हम कंटिन्यू करते हैं प्रोजेक्ट को। कोई भी अप्रोच हम यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे सारी अप्रोचेस सूटेबल हैं। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टेम्पलेट डिजाइनिंग की, कि जब डॉट नेट का प्रोजेक्ट हमारे पास क्रिएट होकर आ रहा है तो प्रोजेक्ट किस हवाले से होगा। तो हम यहाँ पे आज एम्प्टी प्रोजेक्ट को यूज़ नहीं करूँगा मैं, आज मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे वेब एपीआई के टेम्पलेट को। जैसे आप वेब एपीआई के टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो एमवीसी के और वेब एपीआई के जो कोर रेफरेंसेस और लाइब्रेरीज होती हैं ऑटोमेटिक चेक हो गई हैं। अब यहाँ पे आप इसको अनचेक नहीं कर सकते। अगर आप बात करें एमटी की, तो एमटी में आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होता है कि आप इसको अनचेक या चेक कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि जब हम टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं वेब एपीआई का, तो यहाँ पे आपको जो एपीआई की फंक्शनलिटीज होती है, यानी कि कंट्रोलर एपीआई का राउट और एपीआई की डिफरेंट चीज़ें जो होती हैं, तो यहाँ पे प्रीबिल्ड मिल रही होती हैं। इसलिए हमें यहाँ पे टेम्पलेट यूज़ करना है। तो इससे ये होगा ये कि हमारे को बाय डिफॉल्ट कंट्रोलर्स वगैरह कुछ अवेलेबल मिल रहे होंगे, एपीआई के लिए भी मिल रहे होंगे और नॉर्मल एप्लीकेशन के लिए भी मिल रहे होंगे। क्रिएट करते हैं। अच्छा, ये आपके पास एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है जिसमें आपके पास एपीआई के भी कंट्रोलर्स अवेलेबल हैं, एपीआई की भी राउटिंग अवेलेबल है और साथ साथ आपकी जो नॉर्मल डॉट नेट एप्लीकेशन होती है उसकी भी राउटिंग कंट्रोलर अवेलेबल है। अगर आप कंट्रोलर के फोल्डर को एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे आपको दो कंट्रोलर्स नजर आएंगे। एक होगा आपके पास होम कंट्रोलर, ठीक है, जो कि नॉर्मल डॉट नेट कंट्रोलर है, देखो इसके जो इनहेरिटेंस हो रही है कौन सी क्लास से हो रही है, नॉर्मल कंट्रोलर क्लास से हो रही है। और उसके अंदर जो मेथड भी बना हुआ एक्शन मेथड है जो कि आपको रिटर्न व्यू करवा रहा होता है, जिस तरीके से हम डॉट नेट एप्लीकेशन यूज कर रहे होते हैं। लेकिन एक और कंट्रोलर आपको नजर आएगा यहाँ पे जो कि होगा वैल्यूज कंट्रोलर्स का। और ये जो कंट्रोलर है बेसिकली ये हमारे पास है एपीआई कंट्रोलर। और ये एपीआई कंट्रोलर इसलिए है क्योंकि एपीआई जो हमने क्रिएट करी, एपीआई का जो टेम्पलेट यूज किया यहाँ पे, उसने हमारे को बाय डिफॉल्ट जो चार मेथड्स होते हैं, गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट, वो उसने क्रिएट करके दिए। दो उसने गेट क्रिएट करके दिए। लास्ट टाइम भी हमने इसके ऊपर डीप में बात करी कि एक नॉर्मल गेट है जो कि आपकी पूरी लिस्ट के अंदर भी मेरे पास दो ही आइटम है, वैल्यू 1 वैल्यू 2, डेमो के तौर पर इसने ऐड करवा दिया। तो ये अगर हम कॉल करेंगे इस वाले गेट मेथड को तो हमारे पास पूरी लिस्ट गेट हो रही होगी। लेकिन अगर हम करेंगे विथ आईडी तो हमारे पास सिर्फ एक सिंगल वैल्यू रिट्रीव हो रही होगी। सेम उस तरीके से आपके पास पोस्ट मेथड भी अवेलेबल है, पुट भी अवेलेबल है और डिलीट भी अवेलेबल है। तो यानी कि एपीआई का बेसिक कंट्रोलर जिसमें बाय डिफॉल्ट कुछ कोडिंग होकर आ गई, कुछ मेथड्स बन के आ गए। अगर आप चाहो तो उसको एग्जीक्यूट इस पॉइंट पे कर सकते हो। और एग्जीक्यूट करने से पहले आपको पता है राउटिंग होती है, एपीआई की राउटिंग अलग होती है और डॉट नेट की राउटिंग अलग होती है। तो उसको भी चेक कर लेते हैं एक दफ़ा कि हम चलते हैं एप स्टार्ट के फोल्डर में और यहाँ पे आपको मल्टीपल फाइल्स नजर आ रही होंगी। इसमें से आपको जाना है वेब एपीआई की कंट्रोलर की वेब एपीआई कॉन्फ़िग फाइल के अंदर जाना है यहाँ पे। और इसमें जाने के बाद यहाँ पे आपको जो डिफॉल्ट आउट से एपीआई के हवाले से वो आपको नजर आ रहा होगा कि आपको यहाँ पे हार्ड कोडेड लिखना है एपीआई का कीवर्ड। पहले तो आपके एप्लीकेशन का नाम आ जाएगा, ठीक है, एप्लीकेशन के नाम के बाद आपका आएगा एपीआई का कीवर्ड, उसके बाद आपके कंट्रोलर का नाम और फिर आईडी आएगी। आईडी ऑप्शनल है ये, ठीक है। अगर आप आईडी वाले मेथड्स को कॉल करना चाहते हैं, जैसे कि अभी कंट्रोलर में हमने देखा कि हमारे पास गेट के मल्टीपल मेथड्स अवेलेबल है, ठीक है। एक नॉर्मल मेथड है हमारे पास, ठीक है, और एक पैरामीटराइज मेथड है। जो पैरामीटराइज मेथड होता है उसके साथ हमें आईडी भी सेट करनी होती है।
तो अगर हम पैरामीटराइज मेथड को यूज़ करेंगे तो हम यहाँ पे यूआरएल के अंदर आईडी भी पास करेंगे, और नॉर्मल होगा तो हम उसमें आईडी पास नहीं करेंगे। अब जरा चेक कर लेते हैं कि हमारे पास एप्लीकेशन जो है एग्जीक्यूट हो रही है, तो हमें क्या एप्लीकेशन का डेटा गेट हो रहा है, फिर आगे हम अपने डेटाबेस में कनेक्ट करने वाले हैं। ओके, यहाँ तो आपके पास जो बेसिक एप्लीकेशन का इंटरफेस है वो आ रहा है, डॉटनेट का इंटरफेस आ रहा है। लेकिन अगर आप चलेंगे एपीआई की तरफ, तो एपीआई के लिए आपको पता है नाउ सेट करना पड़ता है आपको /API/ कंट्रोलर का नाम। मेरे पास जो एपीआई के लिए कंट्रोलर बना हुआ था उसका नाम था वैल्यूज करेंगे आप, तो आपके सामने जो वैल्यूज का गेट मेथड था वो कॉल हो गया है। क्यों कॉल हो गया गेट मेथड? क्योंकि आपने यूआरएल में कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया। जब आप यूआरएल में कोई भी पैरामीटर पास नहीं करते तो गेट की वो स्टेट रन होती है, वो मेथड रन होता है जो कि विदाउट एनी पैरामीटर्स होता है। आपको दिखा दूँ एक दफ़ा दोबारा कंट्रोलर में चलते हैं, और कंट्रोलर में जाने के बाद आपके सामने दो मेथड्स अवेलेबल है। एक ये वाला गेट है जो कि विदाउट एनी पैरामीटर है, और ये वाला है जिसमें आपको आईडी देनी पड़ रही होती है। पहले से बने बनाए ये मेथड आपको बिल्कुल पहले से बने बनाए मिलते हैं, क्योंकि हमने टेम्पलेट यूज़ किया है ना अभी वेब एपीआई का, तो उसमें हमें ये बाय डिफॉल्ट गेट पोस्ट पुट डिलीट बन के मिल रहे हैं। अगर आप खुद से काम करेंगे, स्क्रैच से जीरो से काम करोगे, तो उसमें क्या होगा कि आपको चीज़ें खुद से क्रिएट करनी पड़ेंगी, मेथड्स आपको खुद से क्रिएट करने पड़ेंगे, जिस तरीके से हमने लास्ट टाइम क्रिएट किए थे। जो हमें नीड थी हमने क्रिएट कर लिया, लेकिन यहाँ पे हमें नीड है या नहीं है, इसने एक डेमो के तौर पर बना के देनी है हमारे को। ओके, नाउ मूव करते हैं हम कि इस एप्लीकेशन के अंदर हम लोग, ये तो हमारी एपीआई की एप्लीकेशन होगी ना, एक हम बनाएंगे नॉर्मल एप्लीकेशन डॉटनेट की। वो नॉर्मल एप्लीकेशन जो होगी ना, उसमें डेटाबेस से डेटा फेच होकर आ रहा होगा थ्रू दिस स्पेसिफिक एपीआई प्रोजेक्ट, यानी कि डेटाबेस पहले इस प्रोजेक्ट के अंदर आएगा जो अभी हमने क्रिएट किया हुआ है। इस प्रोजेक्ट से होता हुआ हमारा दूसरा एक प्रोजेक्ट बनने वाला है, वो हमारा समझ लो क्लाइंट प्रोजेक्ट है। जिस तरीके से मैंने आपको इमेज में बताया था, एक तरफ हमारे पास क्लाइंट होता है, एक तरफ डेटाबेस होता है, बीच में हमारे पास जो होता है वो एपीआई होता है। तो बीच वाला जो प्रोजेक्ट है ये तो हमने क्रिएट कर लिया, डेटाबेस हमारे पास इसको सर्वर के अंदर अवेलेबल होगा। अब हम बना रहे हैं क्लाइंट साइड की एप्लीकेशन। आज तो डॉटनेट की एप्लीकेशन बन रही है, हो सकता है कल को जावा की एप्लीकेशन बन रही हो सकता है एंड्रॉइड की एप्लीकेशन बन रही हो। तो अब क्लाइंट साइड की एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए आप क्या करेंगे, आपका जो सोल्यूशन है उसी सोल्यूशन के ऊपर आए और यहाँ पे करें राइट क्लिक, ऐड न्यू प्रोजेक्ट। नोटिस करें आपने प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक नहीं करना, आपको सोल्यूशन के ऊपर राइट क्लिक करना है, क्योंकि एक सोल्यूशन के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आपके हो सकते हैं। तो हम एक सोल्यूशन के अंदर एक एपीआई बनाएंगे उसकी, और एक बनाएंगे आपका क्लाइंट साइड का प्रोजेक्ट। और यहाँ पे आने के बाद आपको सर्च करना है क्लास। आप क्लास सर्च करोगे तो आपके पास एक क्लास का टेम्पलेट मिल जाएगा, ये सर्चिंग चल रही है इसकी, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद क्लास लाइब्रेरी डॉट नेट फ्रेमवर्क, ठीक है, आपको इसको यूज़ करना है, क्लास लाइब्रेरी डॉट नेट फ्रेमवर्क। इसको ऐड कराते हैं प्रोजेक्ट के अंदर अपने, सॉरी सोल्यूशन के अंदर। प्रोजेक्ट के में ऐड नहीं हो रही चीज़ ऐड हो रही है सोल्यूशन के अंदर हमारे। ऐड किया हमने, ऐड करने के बाद इस क्लास का नाम होगा, ठीक है, जो कि बेसिकली हमारे प्रोजेक्ट का नाम बनने वाला है एक तरीके से। तो हम यहाँ पे दे सकते हैं प्रोजेक्ट नेम को माई डीबी, ठीक है, क्योंकि इसमें हम जो है अपनी एंटिटी को सॉल्व करेंगे। एंटिटी सॉल्व करने के लिए ये वाला हमारा प्रोजेक्ट होगा। माई डीबी के नाम से मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया, ऐड करते हैं, और आपके सामने यहाँ पे अब एक सोल्यूशन के पास दो प्रोजेक्ट्स हैं। देखो सोल्यूशन का नाम एपीआई विद ईएफ है, और इसके अंदर एक इसी का अपना प्रोजेक्ट है, और एक और प्रोजेक्ट आ गया जिसका नाम, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक क्लास अवेलेबल है। इस प्रोजेक्ट में हमारे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक क्लास अवेलेबल है, और क्लास का नाम बाय डिफॉल्ट जो होता है वो क्लास 1 आपके पास शो हो रहा है। अब हम ये करते हैं, जो हमने अभी प्रोजेक्ट क्रिएट किया क्लास वाला जिसमें सिर्फ सिंगल क्लास अवेलेबल है, इसी क्लास में आता हूँ यहाँ पे आके एडीओ डॉट नेट एंटिटी डेटा मॉडल, जो कि एंटिटी फ्रेमवर्क को आपके प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट करवाने के लिए, कॉन्फ़िगर कराने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं हम लोग, उसको यूज़ करना है। तो हम ही इसी प्रोजेक्ट पे आएंगे, माई डीबी वाला जो प्रोजेक्ट मैंने क्लास में क्रिएट किया, इस पे आएंगे और राइट क्लिक करते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर, ऐड न्यू आइटम, और यहाँ से आपको चूज़ करना है एडीओ डॉट नेट एंटिटी डेटा मॉडल। यहाँ पे आएंगे आप डेटा के टैब में आएंगे, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा एडीओ डॉट नेट एंटिटी डेटा मॉडल। अब यहाँ से ये जो मॉडल है ना आपका, ये आपकी एंटिटी फ्रेमवर्क को सॉल्व करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा पूरा। अब यहाँ पे आप इसका नाम दे सकते हो कुछ भी, तो मैं यहाँ पे नाम सेट कर लेता हूँ उसका। ओके, तो यहाँ पे हम इसका नाम सेट करते हैं स्टूडेंट मॉडल, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास अप्रोचेस का ऑप्शन आ गया कि हमें जो एंटिटी फ्रेमवर्क हम यूज़ करेंगे तो हमें कौन सी अप्रोच यहाँ से फॉलो करनी है।
तो आप कोई सी भी अप्रोच फॉलो कर सकते हैं जो भी आपको ईजी लगती है। फिलहाल मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच, जिसमें यहाँ पर डेटाबेस ऑलरेडी पहले से मौजूद होगा। तो हम फर्स्ट वाले ऑप्शन की तरफ चलेंगे और यहाँ पे आने के बाद नेक्स्ट करते हैं और न्यू कनेक्शन के बटन पे आप क्लिक करें, न्यू कनेक्शन क्रिएट करें। अब यहाँ से आपसे पूछेगा कौन सा आपके पास डेटा सोर्स है, तो डेटा सोर्स मेरे पास है एसक्यूएल सर्वर की डेटा सोर्स। कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पे आने के बाद सर्वर नेम आपका, मैं सर्वर नेम में डॉट ऐड कर लूँ। डॉट का मतलब होता है कि आपका बाय डिफॉल्ट सर्वर जो होता है लोकल सर्वर, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास अब डेटाबेसेस फेच होकर आ रहे होंगे। तो मेरे पास जो वर्किंग डेटाबेस है वो ये वाला है, ठीक है। इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, टेस्ट कनेक्शन एक दफ़ा, सक्सीड, नेक्स्ट कंटिन्यू। अब यहाँ पे आपके लिए कनेक्शन स्ट्रिंग वगैरह जो भी बन रही होती है क्रिएट करके दे देगा और आपके लिए एक ऐप कॉन्फ़िग फाइल के अंदर एंटिटीज़ को भी ऐड कर देगा जिसमें आपकी सारी डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन सेट होगी। कंटिन्यू करते हैं इसको। अब ये आपसे पूछ रहा है कि आपको एंटिटी का कौन सा वर्जन इंस्टॉल करना है, तो 6.x है और 5.0 है। तो हम 6.x की तरफ ही चलते हैं, आपको कोई इशू नहीं है, आप 5 भी यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास कोई प्रीवियस वर्जन की एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हो, ठीक है। अब ये क्या करेगा आपके लिए इनिशियलाइज करेगा जो आपने डेटाबेस सेलेक्ट किया है उसके सारे टेबल्स आपके पास शो करा देगा। अब इसमें मल्टीपल टेबल्स आ रहे हैं लेकिन मुझे सिर्फ चाहिए स्टूडेंट का डेटा, तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट के डेटा को सेलेक्ट करूँगा। आप चाहें तो सब भी सेलेक्ट कर सकते हो लेकिन मैं सिर्फ एक ही स्पेसिफिक टेबल को सर्च कर रहा हूँ और इसका ही डेटा लेके आऊँगा अपनी एपीआई के थ्रू एप्लीकेशन के अंदर। ऐड किया मैंने और फिनिश। अब ये एक दो दफ़ा मुझसे कंफर्मेशन पूछेगा तो मुझे यस यस करना है, आप भी इसको यस यस करिएगा। देन ये आपके लिए एक ईडीएमएस डायग्राम ऐड करेगा और उस ईडीएमएस डायग्राम के अंदर आपका पूरा मॉड्यूल ऐड कर देगा जो आपका एसक्यूएल का सर्वर था। जो एसक्यूएल सर्वर का जो टेबल था ना वो आपको एज अ ईडीएमएस डायग्राम के तौर पर शो कर रहा होगा। ओके, एज यू कैन सी हमारे पास इसने एक ईडीएमएस डायग्राम ऐड करी और यहाँ पे आने के बाद इसने जो मेरे पास एसक्यूएल का टेबल था उस टेबल का एक पूरा स्ट्रक्चर, एक पूरी ब्लूप्रिंट जो है इसे क्रिएट करके हमें दे दिया। और सिर्फ ये क्रिएट करके ब्लूप्रिंट नहीं दिया, इसने हमारे लिए मॉडल क्लासेस भी ऐड कर दी होंगी। जैसे कि आपको पता है हर क्लास, हर टेबल के पहले उसकी क्लास होती है, तो क्लास भी इसने ऐड कर दी होगी। क्लास का नाम क्या है मेरे पास, स्टूडेंट डॉट सी एस के नाम से क्लास ऐड कर दी। वो सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे शो हो रही हैं, गेट सेट करके, आईडी, नेम, जेंडर, एज और स्टैंडर्ड। यानी कि इन प्रॉपर्टीज़ के अंदर मैं डेटा सेट भी करवा सकता हूँ, इन प्रॉपर्टीज़ के अंदर डेटा को मैं गेट भी करवा सकता हूँ। अच्छा, ये करने के बाद अब आपको स्ट्रेट जाना है अपने प्रोजेक्ट की तरफ। ये तो अभी हमने जो काम किया, ये हमने काम किया है ये माई डीबी के नाम से जो मैंने सेकंड प्रोजेक्ट किया था उसमें काम किया है, उसमें मैंने डेटाबेस को कनेक्ट करवा दिया। अब मेरा जो एक्चुअल प्रोजेक्ट है वो कौन सा है, ये एपीआई, ये वाला प्रोजेक्ट है मेरा एक्चुअल। इसमें मेरे को आना है और उसमें आने के बाद रेफरेंसेस के ऊपर आइएगा और राइट क्लिक करके यहाँ पे ऐड रेफरेंस करवाना है आपको, क्योंकि आपका जो जिसमें आपका डेटाबेस ऐड हुआ जिस प्रोजेक्ट में वो एक सेपरेट प्रोजेक्ट है और जहाँ पे आप उस डेटाबेस को एक्सेस कर रहे होगे थ्रू दी एपीआई वो एक सेपरेट प्रोजेक्ट है। तो आपको जहाँ पे एक्सेस करना है प्रोजेक्ट को, जैसे कि मेरे पास एपीआई विथ ये वाला प्रोजेक्ट है, इसमें मेरे को अपने डेटाबेस को एक्सेस करना है, तो यहाँ पे मैं अपने उस प्रोजेक्ट का रेफरेंस ऐड करूंगा जिस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने अपने डेटाबेस को ऐड किया है। तो ऐड रेफरेंस के बटन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको आना है प्रोजेक्ट के अंदर और सोल्यूशन पे आएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा आपका प्रोजेक्ट जो कि आपने एक सोल्यूशन के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स अगर आपने यूज़ किए हुए हैं। तो मेरे पास माई डीबी का प्रोजेक्ट शो हो रहा है क्योंकि मैंने एक ही बनाया था सोल्यूशन के अंदर प्रोजेक्ट। ओके करते हैं तो ये हमारे लिए रेफरेंस को ऐड कर देगा और रेफरेंस को ऐड करने के बाद मुझे रीबिल्ड भी करवाना था एक दफ़ा। रीबिल्ड मैं मिस कर गया, मैं रीबिल्ड करवाया था प्रोजेक्ट को क्योंकि ईडीएमएस डायग्राम ऐड हुई है। तो ईडीएमएस डायग्राम जब भी ऐड होती है तो आपको रीबिल्ड करवाना लाजमी होता है। ओके जी, तो यहाँ पे हमारे पास सक्सेसफुली प्रोजेक्ट हमारा बिल्ड हो चुका है। ओके, प्रोजेक्ट को बिल्ड करवाने के बाद अब हम चलते हैं एपीआई कंट्रोलर की तरफ। अब मुझे एक कंट्रोलर चाहिए जिस कंट्रोलर के अंदर मैं एपीआई की मदद से अपना डेटाबेस का डेटा गेट करूँगा, डेटाबेस का डेटा फेच करवा रहा हूँ। मैं कंट्रोलर्स के फोल्डर पर राइट क्लिक करता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी 2 कंट्रोलर अवेलेबल है लेकिन मुझे इसको कंसर्न नहीं है, मैं न्यू कंट्रोलर क्रिएट करता हूँ। ऐड कंट्रोलर और यहाँ पे आपको एपीआई कंट्रोलर की तरफ चलना है और यहाँ से आपको एम्प्टी कंट्रोलर चूज करना है। ओके, यहाँ से कंट्रोलर को हम ऐड करवाते हैं। कंट्रोलर का नाम मैं रख रहा हूँ स्टूडेंट कंट्रोलर, स्टूडेंट्स कर लेते हैं इसको ऐड। तो ये मेरे लिए एक एपीआई का कंट्रोलर क्रिएट कर देगा। अब उस एपीआई कंट्रोलर के अंदर हम डेटा को फैच करवाएंगे डेटाबेस के थ्रू। चलिए, ओहो, आई थिंक मैंने मिस्टेक कर दी। यहाँ पे जो कंट्रोलर क्रिएट कर दिया इसने नॉर्मल कंट्रोलर क्रिएट कर दिया जो कि मुझे नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था एपीआई कंट्रोलर। तो मैं इस कंट्रोलर करता हूँ डिलीट, मुझे इसकी कोई नीड नहीं है। अगेन ऐड कंट्रोलर, एपीआई कंट्रोलर ऐड। स्टूडेंट्स,
ठीक है। तो अब आपके पास एक कंट्रोलर आ गया जो कि एपीआई कंट्रोलर है, ठीक। कंट्रोलर का नाम है स्टूडेंट्स, और जो इनहेरिट हो रहा है कंट्रोलर किससे हो रहा है, एपीआई कंट्रोलर से हो रहा है। मतलब कि इसके अंदर हम यूज वगैरह क्रिएट नहीं कर सकते, ये एक एपीआई कंट्रोलर, और आपको जब भी आउटपुट देगा एक्सएमएल फॉर्म में आउटपुट दे रहा होगा। अब हमें करना ये है कि जो डेटाबेस से डेटा फेच होकर आएगा ना, वो हमें इस कंट्रोलर के अंदर आके डिस्प्ले करवाना है। तो इस पर्पस के लिए हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे एक लिस्ट को क्रिएट करेंगे। सबसे पहले तो पब्लिक लिस्ट होगी, पब्लिक आई इनमरेबल, और यहाँ पे आगे हमारे पास आएगा हमारी जो मॉडल क्लास थी, मैं आपको दिखा दूंगा। सेकंड प्रोजेक्ट में चलते हैं, क्योंकि आप दोनों प्रोजेक्ट आपके इंटर कनेक्टेड हो चुके हैं थ्रू रेफरेंसिंग ऐड है, जो आपने रेफरेंस ऐड किया ना उसके थ्रू। तर चलते हैं हम सेकंड प्रोजेक्ट की तरफ, और यहाँ पे आने के बाद तो ईडीएमएस डायग्राम के अंदर क्लास थी ना हमारी, ये स्टूडेंट क्लास, इसका नाम आपको पिक करना है, क्योंकि इसी का डेटा चाहिए ना मेरे को सारा, इसकी आईडी, नेम, जेंडर जो भी होगा, और यहाँ पे आके पास कर देंगे ये नेम को। लेकिन अभी आपके पास एक एरर आएगा, क्योंकि नेम स्पेस का इशू होता है कि इस फाइल को, इस कंट्रोल वाली फाइल को, मेरे माई डीबी प्रोजेक्ट का कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो मैं क्लास कॉल कर रहा हूँ, कौन सी क्लास कॉल कर रहा हूँ, जो कि माई डीबी के अंदर मौजूद है, माई डीबी के प्रोजेक्ट में मौजूद है, और इस माई डीबी में कोई रेफरेंस ऊपर ऐड नहीं है, तो हमें इस रेफरेंस को पहले ऐड करवाना पड़ेगा। ऐड यूजिंग माई डीबी कर लेना आपको, तो इससे क्या हो जाएगा, आपका रेफरेंस ऐड हो जाएगा प्रोजेक्ट का, आपके सामने है माई डीबी का रेफरेंस आपके पास ऐड हो चुका है। यानी कि आप जो माई डीबी का जो प्रोजेक्ट है, इसमें जितनी भी क्लासेस हैं मॉडल की, वो सारी हम अपने एपीआई कंट्रोलर के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। तो उन्हीं में से मैंने क्लास यूज़ करी है स्टूडेंट की, क्योंकि मेरे पास एक ही क्लास थी, उसको मैंने यूज़ कर लिया। और उसके बाद यहाँ पे इसका बनाएंगे हम गेट मेथड। ये बन गया हमारा गेट मेथड, क्योंकि मुझे सारा डेटा गेट करवाना है। और आपको पता है गेट मेथड जो होता है, यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा होता है। तो रिटर्न करवाने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग का कीवर्ड, यूजिंग, और यूजिंग के बाद हमारी जो कॉन्टेक्स्ट क्लास है, आपको पता है जब भी हम डेटाबेस से कनेक्टिविटी करते हैं तो हमारे पास एक कॉन्टेक्स्ट क्लास बन के आती है। तो कॉन्टेक्स्ट क्लास की तरफ चलते हैं, जो मॉडल में बन के आ रही होती है, और ये हमारे पास कॉन्टेक्स्ट क्लास है जिसका नाम है बेस्ट 2019 अलाइनमेंट एंटिटीज। ये हमारा कॉन्टेक्स्ट क्लास है। इस कॉन्टेक्स्ट को आपको करना है कॉपी, और आपके कंट्रोल पे चलते हैं, और यहाँ पे आके इस कॉन्टेक्स्ट का आपको यहाँ पे रेफरेंस सेट करना है। तो आप यहाँ पे करेंगे बेसिकली यूजिंग करके कॉन्टेक्स्ट क्लास, और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा नॉर्मल सा आपका। तो मैं यहाँ पे नाम रख रहा हूँ उसका एंटिटीज। ये एंटिटीज मेरा ऑब्जेक्ट बन गया इसी क्लास का, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट क्लास का मेरा ऑब्जेक्ट बन गया, और इक्वल टू न्यू, ये बन गया मेरा ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आते हैं, और इस यूजिंग के अंदर आपको रिटर्न करवाना है। रिटर्न क्या करवाना है, मेरे को पूरी अपनी एंटिटी को रिटर्न करवाना है। एंटिटी के अंदर क्या आ रहा है, पूरा पूरा मेरा स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट आ रहा है, स्टूडेंट की क्लास आ रही है, और उस क्लास के अंदर आईडी, नेम, जेंडर, जो भी आपके पास प्रॉपर्टीज थी सारी, ये सारी प्रॉपर्टीज मेरे पास स्टूडेंट्स के थ्रू आ रही है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, लिखूंगा रिटर्न एंटिटीज के अंदर, एंटिटीज डॉट किया मैंने, तो आपके सामने देखें स्टूडेंट की एक मेन प्रॉपर्टी आ रही है। हालांकि स्टूडेंट की आपके पास क्या प्रॉपर्टी नहीं है, स्टूडेंट की आपके पास क्या है, क्लास है पूरी। लेकिन कॉन्टेक्स्ट क्लास के अंदर में क्लास का होती है एक प्रॉपर्टी होती है, मल्टीपल क्लासेस मल्टीपल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इसने क्या किया, हमने सिर्फ एक नाम लिखना है, हमारे को एंटिटीज डॉट स्टूडेंट्स करना है। तो हमारे लिए स्टूडेंट्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज थी, आईडी, नेम, एज वगैरह जो भी चीज़ें थी, वो सारी की सारी हमें रिटर्न हो जाएंगी। उसको हमने कन्वर्ट कर देना टू लिस्ट के फॉर्मेट में। टू लिस्ट के अंदर मुझे इसको कन्वर्ट कर देना है। अच्छा, मेरे पास एक एरर आ रहा है, और उस एरर का जो रीज़न है मेरे ख्याल से वो रेफरेंस के हवाले से है कि असेंबली में आपने रेफरेंस को ऐड नहीं किया। जरा इसको चेक कर लेते हैं। ये मेरे को कुछ सेशन शो करा रहा है, इस पर आप क्लिक करते हैं तो ये मुझे बोला इंस्टॉल करने हैं पैकेज इसको अपने एंटिटी फ्रेमवर्क के। तो मैंने इंस्टॉल कर लिया, और उसने रेफरेंस को ऐड कर दिया एंटिटी का, तो मेरे पास जो एरर आ रहा था उसने खत्म कर दिया, ठीक है। क्योंकि एंटिटी को हमने इंस्टॉल किया था सिर्फ माई डीबी वाले प्रोजेक्ट में ऐड किया था, हमने एपीआई वाले प्रोजेक्ट के अंदर एंटिटी को इंस्टॉल नहीं किया था। तो एपीआई वाले प्रोजेक्ट के अंदर भी हमने क्या कर दिया, अपने एंटिटी का रेफरेंस को ऐड करवा दिया। ओके, ये मेथड तो बन गया, जो कि गेट मेथड है नॉर्मल सा, जो आपके सारे डेटा को फेच करवा के ले आएगा लिस्ट के फॉर्मेट में। लेकिन आपको पता है गेट के मल्टीपल मेथड्स होते हैं, दो होते हैं। एक होता है नॉर्मल मेथड जो कि सारे डेटा लेके आता है, और एक होता है स्पेसिफिक जिसमें हम आईडी पास करते हैं और उस आईडी का डेटा लेके आ रहा होता है। तो आईडी वाले का भी मेथड हम क्रिएट कर लेते हैं। हमने एक तो क्रिएट कर लिया, हम सेकंड क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे आके, और बड़ा सिंपल है वो भी। आप यहाँ पे ऐड करना है पब्लिक, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास मेथड का नाम आ जाएगा, फॉर सपोज मैं नाम दे रहा हूँ माई स्टूडेंट। अच्छा, यहाँ पे जो है ना क्लास आएगी आपकी, क्लास का नाम था स्टूडेंट क्लास, ठीक हो गया। और ये भी गेट मेथड है, लेकिन ये आपसे एक आईडी लेगा जो कि इंटीजर टाइप की होगी। तो इंटीजर आईडी, ठीक हो गया।
और इसमें जो है ना हमारे पास पूरा रेफरेंस नहीं जाएगा, सिर्फ आईडी जाएगी। तो बड़ा सिंपल सा काम है यूजिंग करने पहले तो आपको वही तरीका यूजिंग आपकी एंटिटी की जो फाइल है उसका नाम आ जाएगा बैच एंटिटीज इक्वल टू न्यू, ये बन गया आपका ऑब्जेक्ट एंटिटी का उसका आपकी जो कॉन्टेक्स्ट फाइल है। और यहाँ पे रिटर्न करवाना है आपको। अब रिटर्न थोड़ा सा अलग होगा यहाँ पे, क्योंकि रिटर्न यहाँ पे आईडी मिल रही है ऊपर से, तो आपको यहाँ पे रिटर्न के अंदर भी आईडी को पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो आपने टू लिस्ट का मतलब है पूरा कंप्लीट डेटा रिटर्न करवाना है, लेकिन यहाँ पे आपको पूरा कंप्लीट नहीं करवाना है, यहाँ पे आपको स्पेसिफिक करवाना है आईडी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे रिटर्न एंटिटीज डॉट स्टूडेंट्स जो क्लास का नाम था हमारी, उसको करना है डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट। ये हम डॉट नेट में भी कर चुके हैं। फर्स्ट और डिफॉल्ट का मतलब होता है कि वो डेटा फेच करके लेके आओ जिसकी आईडी अपने पास करी हुई है यूआरएल के अंदर। तो यहाँ पे आके लिखते हैं हम पी या कोई भी वेरिएबल दे देते हैं, फॉर सपोज आईडी इक्वल टू कर लेते हैं आईडी इक्वल टू मैंने ऑब्जेक्ट बनाया नॉर्मल सा लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू एस, और एस में से बोल रहा हूँ एस की जो आईडी है इसका मतलब स्टूडेंट हो गया मेरा। इसका मतलब है मेरी स्टूडेंट की पूरी क्लास यूज करते आ रहे हैं ना स्टूडेंट की क्लास को, तो इसका मतलब है पूरी क्लास में से हमने क्या निकालना है आईडी को निकालना है और इक्वल करवा देना कौन सी आईडी की जो कि हमारी आईडी हो। हमारी आईडी के अंदर क्या है आईडी का आई स्मॉल है, बस इतना फर्क है, इक्वल टू आई ये कर देना आपको। और इसके बाद ये आपके लिए क्या करेगा सिर्फ वही रॉ फेच करके लेके आएगा जहाँ पे स्टूडेंट की आईडी हमारी वाली आईडी से मैच करती होगी। तो यहाँ पे आपको पास करना है अपनी आईडी को और वही आईडी आपके पास फेच होकर आ रही होगी। आप परचेज करते हैं एग्जीक्यूट, अगर सब कुछ सही रहा तो मेरे पास जो है चीज़ें गेट होकर आ रही होंगी। एक दफ़ा मैं आपको एसक्यूएल दिखा दूँ, एसक्यूएल के अंदर जो मेरे पास टेबल है उसमें डेटा अवेलेबल है या नहीं है। तो चलते हैं एसक्यूएल की तरफ और आपके सामने स्टूडेंट के टेबल के अंदर एक रिकॉर्ड अवेलेबल है। अच्छा इत्तेफाक से रिकॉर्ड एक ही अवेलेबल है, रिकॉर्ड मल्टीपल होंगे तो फिर आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ऐसा कर लेते हैं इसमें रिकॉर्ड को ऐड कर देते हैं क्योंकि रिकॉर्ड सभी कम अवेलेबल है। ओके तो यहाँ पे मैं एंट्रीज कर लेता हूँ कुछ। ओके जी, तो यहाँ पे हमने रिकॉर्ड्स को ऐड कर दिए। अच्छा आईडीज़ वगैरह जो यहाँ पे लिखी हुई है वो एसक्यूएल की सेटिंग्स हैं, प्राइमरी की वगैरह यहाँ पे लगा हुआ है और ऑटो इंक्रीमेंट वगैरह लगा हुआ है। तो जो ऑटोमेटिक आ रही आईडीज़ हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है, हमें डेटा से कंसर्न है। चलते हैं एप्लीकेशन की तरफ कि एप्लीकेशन ने हमारे को क्या कोड एग्जीक्यूट करके दिया है। ये हमारे पास वेबसाइट का होम पेज आ रहा है। तो हमें तो यूज़ करना है एपीआई कंट्रोलर। तो एपीआई के कंट्रोलर के लिए आपको यूज़ करना पड़ता है कीवर्ड एपीआई का स्लैश करेंगे आप स्लैश एपीआई स्लैश। अब जो आपके पास एपीआई का कंट्रोलर था जिसमें हमने सारा डेटा फैच करवाया उसका नाम था स्टूडेंट कंट्रोलर। अब जैसे आप स्टूडेंट कंट्रोलर को कॉल करेंगे तो आपके पास दो मेथड है, दो गेट अवेलेबल है, एक नॉर्मल वाला और एक पैरामीटर वाला। तो अभी हम जब पैरामीटर नहीं दे रहे यूआरएल के अंदर तो कौन सा चलेगा विदाउट पैरामीटर वाला नॉर्मल वाला चल रहा होगा। ऐड किया आपने तो अभी आपके पास क्या लिखा हुआ है रिकॉर्ड वाज नॉट फाउंड, इसको रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं मिल रहा, बोल रहा है कि स्टूडेंट कंट्रोलर आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो उसका मतलब क्या है कंट्रोलर का नाम थोड़ा सा अलग हो गया। कंट्रोलर का नाम मेरे पास था स्टूडेंट्स, एस लगा हुआ था, एस की जैसे आपने एक्सेप्शन अकर हुई है मेरे पास, ठीक है, जब भी मेरे पास डेटा जो है फैच होके नहीं आया। तो एक्सेप्शन क्यों आई है इसको ज़रा हैंडल कर लेते हैं फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। एक्सेप्शन मेरे पास यही है कि यहाँ पे हमारे पास जो कनेक्शन स्ट्रिंग होती है वो बोल रहा है इसको कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर अवेलेबल नहीं मिल रही है। तो थोड़ा चेक कर लेते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग मेरे पास ऐड हुई है या नहीं हुई है। ओके यहाँ पे जो आपके पास एरर आ रहा है वो ये बोल रहा है आपसे कि कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर जिसका नाम है एक ऐसी कनेक्शन स्ट्रिंग जिसका नाम बेज 2019-11 ये मेरे को नहीं मिल रही कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर। तो ज़रा चेक कर लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर ये नाम मौजूद है, ये एंटिटी मौजूद है, ये कनेक्शन मौजूद है या नहीं मौजूद। तो फाइल का नाम है कॉन्फ़िग फाइल। तो कॉन्फ़िग फाइल आपको पता है जो डॉटनेट का प्रोजेक्ट होता है आपका, उसकी कॉन्फ़िग फाइल का नाम होता है वेब कॉन्फ़िग। वेब कॉन्फ़िग पे चलते हैं और यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे को एंटिटी तो सॉल्व हुआ नजर आ रहा है, एक एंटिटी के ऊपर जो कनेक्शन स्ट्रिंग ऐड होती है जो हम नॉर्मली डॉटनेट में ऐड करवा रहे थे वो ऐड होकर नहीं आ रही। ये अगर हम चेक करेंगे अपने सेकंड प्रोजेक्ट के अंदर जहाँ पे हमने डेटाबेस को ऐड करवाया था, सेकंड प्रोजेक्ट हमारा था माई डीबी वाला। तो माई डीबी कॉन्फ़िगरेशन में चलते हैं ऐप कॉन्फ़िग में और यहाँ पे आप देखेंगे एंटिटी के साथ साथ जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो भी ऐड होकर आएगी, ठीक है। तो हम करते हैं क्या इस कनेक्शन स्ट्रिंग को ऐसे करते हैं कॉपी, उसका नाम देख लो वही जो कि एरर में बता रहा था बैच 2019-11 एंटिटी। कॉपी करते हैं इस एंटिटी को, एंटिटी के कोड को यहाँ से और चलते हैं अपनी मेन प्रोजेक्ट के अंदर। और यहाँ पे आने के बाद जो वेब कॉन्फ़िग की फाइल है यहाँ पे आते हैं और इस जगह पे एंटिटी फ्रेमवर्क से ऊपर या बाद में कहीं पे भी आप ऐड करवा सकते हो इस कोड को।
तो क्या होगी, आपकी कैरेक्टर स्ट्रिंग ऐड हो गई जिसका नाम क्या है, बेस्ट 2019 एंटिटीज, जिसको आप एज अ रेफरेंस के तौर पर यूज कर रहे हो अपने कंट्रोलर के अंदर। देखो यहाँ पे इसका आपने रेफरेंस दिया हुआ है हर जगह, तो ये लाजमी है आपके लिए। अब चलते हैं, तो होपफुली वहाँ पर डेटा जनरेट गेट होकर आ रहा होगा। रिफ्रेश करते हैं एक दफा प्रोजेक्ट को। ओके, तो कंट्रोल का नाम मेरे पास था API/स्टूडेंट्स, इंटर किया मैंने। और अब आपके सामने यहाँ पे देखें, जो डेटा हमने एसक्यूएल में सेव करवाया था वही डेटा आपके पास एपीआई की फॉर्मेट में, एक्सएमएल फॉर्मेट में गेट होता हुआ नजर आ रहा है। और क्योंकि हमने यहाँ पे कोई पैरामीटर पास नहीं किया, कोई यूआरएल के अंदर कोई वैल्यू पास नहीं करी, तो हमारे पास जो गेट के मेथड अवेलेबल थे, दो मेथड्स अवेलेबल थे कंट्रोलर के पास। मैं दिखा दूँ आप लोगों को। एक तो ये नॉर्मल मेथड था हमारे पास जिसके अंदर डेटा सारा का सारा आएगा एज अ लिस्ट फॉर्मेट के अंदर। लेकिन जो सेकंड मेथड हमारे पास अवेलेबल है वो है गेट विद पैरामीटर आईडी। यहाँ पे अगर आप आईडी पास करेंगे तो आपका वही डेटा जो कि आपने आईडी में पास किया है वो शॉर्ट होकर आ जाएगा, फैच होकर आ जाएगा, जो कि आपके डेटाबेस में अवेलेबल होगा। तो उसको भी जरा ट्राई कर लेते हैं, एसक्यूएल में चलते हैं। प्रोजेक्ट में आया और यहाँ पे मैं आईडी पास करता हूँ। फॉर सपोज आईडी पास करी मैंने 2, तो जो रिकॉर्ड 2 का अवेलेबल था वो मेरे पास शो होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, 3 किया मैंने, 3 के हवाले से कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं। चेक कर लेते हैं रिकॉर्ड कौन कौन से अवेलेबल है ताकि हम वही फेच करवा लें। तो आपके पास देखो आईडी 2 मौजूद है, आईडी 1002 मौजूद है और आईडी 1003 मौजूद है। तो यही आईडी से थ्रू हम काम कर सकते हैं। फॉर सपोज पिक करता हूँ 1003 को और यहाँ पे स्लैश किया मैंने, 1003 ऐड किया, तो देखो स्पेसिफिक वही डेटा फैच होकर आ रहा है जो कि आपने आईडी पास करी है अपने यूआरएल के अंदर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक्चुअल का डेटा फैच करवाया थ्रू दी एपीआई अपनी नॉर्मल एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, यहाँ पे एपीआई के पास तो आ गया। अब ये कि एपीआई से आगे कहीं पे भी आप फॉर्मेट कर सकते हो उसको, एंड्रॉइड में ले जाओ उस डेटा को, क्योंकि एक्सएमएल है ना, एक्सएमएल तो एंड्रॉइड भी सपोर्ट करता है, जावा बेस्ड एप्लीकेशन हो, कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पे हम डेटा को स्टोर करवा सकते हैं। डेटा कहाँ से उठ के आया था, उठ के आया था एसक्यूएल सर्वर से, किसकी फॉर्म में, डॉटनेट की फॉर्म में। मेन एप्लीकेशन आपकी डॉटनेट की बनी हुई थी, एंटिटी फॉर्मेट सब डॉटनेट का वर्ड है। अब इस डेटा को अगर आप लेके जाएंगे एंड्रॉइड की तरफ तो उसको कंसर्न नहीं है कि डेटा कहाँ से आया है, वो बस डेटा उसको मिल रहा है। कहाँ से मिल रहा है हमें पता है, डॉटनेट से होता हुआ, एसक्यूएल से होता हुआ डेटा हमारे पास आ रहा है। तो ये एक एग्जाम्पल थी हमारे पास कि हम किस तरीके से एसक्यूएल के डेटा को थ्रू दी एपीआई फेच करवा सकते हैं अपने वेब ब्राउजर की तरफ, और एपीआई के थ्रू वेब ब्राउजर पे आगे तो उसको आप आगे फर्दर कहीं पे भी ले जा सकते हो, एंड्रॉइड एप्लीकेशन हो या आपकी कोई डिफरेंट प्लेटफॉर्म की एप्लीकेशन हो। तो फिलहाल यहीं तक रखेंगे आज। नेक्स्ट क्लास में हम ये देखे होंगे कि पूरी प्रॉपर क्रूड एप्लीकेशन जो होती है एपीआई के थ्रू, यानी कि अभी सिर्फ डेटा हमने डेटाबेस से फेच करवाया, अभी डेटाबेस में डेटा सेंड करना है मेरे को वापस या अपडेट वगैरह कराना है, तो वो हम काम कैसे करेंगे थ्रू दी एपीआई। तो उसके लिए भी सेम यही कॉन्सेप्ट यूज होगा, बस चीजें थोड़ी सी एडवांस हो जाएंगी, तो मेथड थोड़े से ज्यादा बढ़ जाएंगे। अभी सिर्फ गेट यूज किया, फिर हम अपडेट, अपडेट तो होता नहीं, सॉरी पुट होता है, पोस्ट होता है, डिलीट होता है, वो भी हम यूज कर देंगे। तो वो हम सारा काम जो है नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। जब तक के लिए इस क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं।